हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म हो चुका है और हम एंटर कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व में। छठी शताब्दी को बुद्ध काल, महाजनपद काल या द्वितीय नगरीकरण के नाम से हम जानते हैं। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो द्वितीय नगरीकरण को हम डिस्कस करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर द्वितीय नगरीकरण को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो प्रथम नगरीकरण जो है कब हुआ होगा। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर लेता हूँ। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसी को हम जो है प्रथम नगरीकरण कहते हैं। मतलब जो पहली नगरीकरण क्रांति हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, जिसका जो काल था वो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में था। आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो पूरे बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बसाए गए थे। वहाँ की जो सीवरेज व्यवस्था थी, वहाँ के जो रोड थे, वहाँ के जो नगर थे वो ग्रिड पत्ती के आधार पर बसाए गए थे। मतलब जो नगर होते थे ना, वो जो है ग्रिड पत्ती क्या होती है, मैंने जो है आपको हड़प्पा सभ्यता के लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप हड़प्पा सभ्यता का लेक्चर देख लो। ओके, हड़प्पा सभ्यता को एक्चुअली हम अध्या ऐतिहासिक, सॉरी गाइज यहाँ पर जो हुआ है मैंने गलत लिख लिया है, अध्या ऐतिहासिक होता है, ठीक है, आध्या ऐतिहासिक नहीं होता। तो अध्या ऐतिहासिक काल में जो है हम हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं। अध्या ऐतिहासिक काल क्या होता है कि जिस काल के बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है, भावात्मक लिपि है, ठीक है, बट हम उसको क्या है पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसको हम किस काल में रखेंगे, तो अध्यात्मक काल में रखेंगे। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं द्वितीय नगरीयकरण या द्वितीय नगरीय क्रांति के बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है द्वितीय नगरीय क्रांति होती है या द्वितीय नगरीकरण होता है, और इसका जो केंद्र होता है ना वो गंगा यमुना का दोआब होता है। देखो गाइस, अगर आप छोटे मोटे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्जाम में सिंपल पूछा जाएगा कि द्वितीय नगरीकरण का जो केंद्र था वो कहाँ था, और ऑप्शन में आपको गंगा और यमुना ऑप्शन में मिल जाएगा। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाएगा कि द्वितीय नगरीकरण का जो केंद्र था वो कहाँ स्थित था। ऑप्शन होगा आपके पास उच्च गंगा घाटी क्षेत्र, निम्न गंगा घाटी क्षेत्र या मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। तो आपको सही टिक करना होगा, तो आप टिक नहीं कर पाओगे अगर आपको पता नहीं होगा। तो एक्चुअल में जो गंगा वाला रीजन है ना, गंगा का जो दोआब है, जो गंगा का पूरा जो रीजन है ना, उत्तर प्रदेश से गौमुख से लेकर समुद्र तक, जो बंगाल की खाड़ी तक, उसको जो 3 भागों में इतिहास में बांटा जाता है। जैसे कि गंगोत्री जो गौमुख है वहाँ से लेकर झूसी तक, झूसी जो है आर्कोलॉजिकल एक केंद्र है प्रयागराज में, उस तक, मतलब गंगोत्री से लेकर झूसी तक का जो क्षेत्र है उसे हम उच्च गंगा घाटी में रखते हैं। और झूसी से लेकर बरनपुर जो पश्चिम बंगाल में एक शहर है, वहाँ इस वाले रीजन को हम मध्य घाटी क्षेत्र में रखते हैं, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में रखते हैं। और बरनपुर से लेकर समुद्र तक का जो क्षेत्र होता है गंगा का, उसको हम जो है निम्न गंगा घाटी क्षेत्र में रखते हैं। अब आपका जो राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा, तो मध्य घाटी क्षेत्र। एक्चुअल में जो द्वितीय नगरीय क्रांति जो विकसित हुई थी या जो द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी वो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में हुई थी, मतलब जो झूसी और बरनपुर के बीच का जो क्षेत्र है। ओके, अब जो आपके सामने जो पर्सन है ना, इनका नाम है गॉर्डन चार्ल्ड। गॉर्डन चार्ल्ड जो थे एक बहुत ही फेमस आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द अर्बन रेवोल्यूशन, और इसमें इन्होंने जो है नगरीय क्रांति का प्रयोग किया था। और इन्होंने कहा था जो फर्स्ट क्रांति है ना वो जो सप्त सैंधव क्षेत्र है ना उस क्षेत्र में विकसित हुई थी। मतलब इन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना उसी समय जो है प्रथम नगरीय क्रांति हुई थी, और जो दूसरी क्रांति होती है वो होती है छठी शताब्दी में, ठीक है, और जिसका जो क्षेत्र होता है वो कौन था, गंगा यमुना का दोआब होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं द्वितीय नगरीकरण के जो कारण हैं, जो इसके रीजन हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बुद्ध काल में जो छठी शताब्दी काल में जो नगर थे ना वो बहुत तेजी से उनका उदय हो रहा था, और इनका जो सबसे पहला कारण था वो था शासक वर्गों का उदय। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि जो आर्य थे वो कुल जो कबीलों में रहते थे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्य थोड़े से डेवलप हुए, जन में रहने लगे, फिर जन के बाद जनपद में, फिर सारे जनपद का जो पावरफुल पर्सन था उसने क्या किया, कमज़ोर जनपदों को अपने अंडर कर लिया और महाजनपद का निर्माण किया। और जो वैदिक जो बुद्ध साहित्य है ना उसके अंगोत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के काल की 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इस समय तक आते आते राजा जो था एक बहुत पावरफुल पर्सन बन गया था, एक बहुत ही पावरफुल शासक बन गया था। आपको पता है कि वैदिक साहित्य में वो उत्तर वैदिक काल के स्टार्टिंग में जो था वो राजा जो था वो जनता द्वारा कभी भी किसी को भी राजा बनाया जा सकता था और किसी को भी राजा के पद से हटा दिया जाता था। बट इस टाइम आते थे
मतलब उत्तर वैदिक काल के एंड में वो छठी ईसा पूर्व शताब्दी में, छठी शताब्दी में जो राजा का जो पद था ना वो वंशानुगत हो जाता है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा सिक्कों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम सिक्के, सॉरी गाइज यहाँ पर सिक्त कर दिया है, सिक्के होगा, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम सिक्के जो हमें बुद्ध काल में मिलते हैं, और जो सिक्के हम मिलते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, आहत सिक्के। इनको पंच मार्केट क्वाइन भी कहते हैं। और जो बुद्ध साहित्य है ना उसमें जो इनको क्या कहा जाता है, करषाण कहा जाता है, कारषाण कहा जाता है। ओके, और जो आहत सिक्के होते हैं ना ये जो है ठप्पा मार के जो है इनको बनाया जाता है। मतलब एक मोहर होती थी, मोहर को जो जोर से मारा जाता था। जैसे कि आप अगर कभी पोस्ट ऑफिस गए होंगे तो पोस्ट ऑफिस मास्टर जो होता है ना उसके पास जो बहुत लोहे की एक मोहर होती है, जब वो जोर से मारता है तो आवाज़ आती है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह की मोहर होती थी, और जो सिक्के होते थे उन पर जो उस मोहर से मारा जाता था। और जो सिक्के की में जो आकृति बनती थी, जो सिक्के के पर जो डिजाइन बनता था ना वो अंदर की ओर छेद बनकर जो बनते थे। लेकिन जो आहत सिक्के थे ना उसमें किसी राजा या किसी डेट के बारे में डिस्कशन हमें या वर्णन हमें नहीं मिलता है। इसमें जो है कि या किसी पेड़ पौधे या किसी जानवर वगैरह की जो है आपको आकृति मिल जाएगी। और आहत सिक्के का कोई आकार नहीं होता था कि अगर गोल आकार में मिलेंगे, मतलब किसी भी आकार में हो सकते थे। जो बुद्ध काल के जो सिक्के हमें आहत सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, मतलब जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो खुदाई से जो सिक्के हमें प्राप्त हुए ना, जो आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर सिक्के जो है चांदी के हैं, और बहुत कम मात्रा में जो है वो तांबे के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। सोने के सिक्के जो हमें इस काल से नहीं मिलते हैं। मतलब जो हमारा बुद्ध काल है, या हम इसको कहें तो छठी शताब्दी का काल है ना, इसमें से हमें जो है कोई सोने का सिक्का प्राप्त नहीं होता है। इस काल में जो बुद्ध काल है ना, बुद्ध काल में 6 प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख मिलता है। गैस बात कुछ ऐसी है कि जो महात्मा बुद्ध थे ना उनके एक शिष्य थे आनंद। तो आनंद चाहते थे कि भगवान बुद्ध को इन 6 नगरों में जो है परिनिर्माण मिले। मतलब महात्मा बुद्ध जो है अपना शरीर जो इन 6 नगरों में से किसी भी एक नगर में अपना शरीर त्यागे। बट ऐसा नहीं होता। जो महात्मा बुद्ध है आपको पता है कुशीनगर में अपना शरीर त्याग देते हैं, वहाँ पर जो उनको क्या होती है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। तभी जो है इनका जो बहुत साहित्य में जो इन 6 नगरों का वर्णन मिलता है। इस वर्णन से हमें ये पता चलता है कि ये जो 6 नगर हैं ना, ये जो है द्वितीय नगरीय क्रांति के कुछ प्रमुख शहर हैं। इनमें कौन कौन है, राजगिरिया, श्रावस्ती, चंपा, कौशाम्बी, साकेत और वाराणसी। अगर आज के टाइम का जो बिहार है ना उसमें राजगिरिया, श्रावस्ती व चंपा आते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल जो उत्तर प्रदेश है आज का, उसमें कौशाम्बी, साकेत व वाराणसी आते हैं। साकेत का आज का जो अयोध्या है ना उसी को साकेत कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा व्यापार और वाणिज्य पर भी बात करते हैं कि जो द्वितीय नगरीय क्रांति थी तो उस समय जो व्यापार और वाणिज्य कैसी थी। नगरों का और सिक्कों का विकास के चलते चलते इस काल में व्यापार और वाणिज्य का भी विकास होने लगा था। नेचुरल सी बात है, अगर कहीं नगर डेवलप हो रहे हैं और सिक्कों का विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो व्यापार तो होगा। एक्चुअली में बात यह है कि जो लोहे का आपको पता है निर्माण जो है उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में जो है हो गया था, और इसका हमें साक्ष्य कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा में मिलता है। तो जो लोहे का निर्माण स्टार्टिंग में आर्यों द्वारा जो है ज़्यादातर हथियारों के लिए किया गया, लेकिन छठी शताब्दी आते आते जो लोहे का निर्माण जो खेती के लिए जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो किया जाने लगा। इससे जो कृषि है ना बहुत डेवलप हो गई, ठीक है। और जो साथ ही साथ जो व्यापार वाला जो रीजन था, मतलब स्टार्टिंग में आपको पता था पशुपालन ही जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय होता था। धीरे धीरे आते उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, कृषि हो गया। तो इसी तरह फिर 600 ईसा पूर्व आता है तो जो कृषि का जो स्वरूप था ना वो परिवर्तित हो जाता है, और लोहे का प्रयोग जो है इसमें बहुत बड़ी क्रांति लाता है, ठीक है। और इसी समय व्यापारियों द्वारा जो है जो समूह बनाए गए, जैसे कि आज आप देखते हो जैसे कि वकील वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं ना। वैसे डॉक्टरों का समूह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमें जो बौद्ध काल है ना उसमें व्यवसाय और व्यवसायियों के जो संगठन हैं उनका उल्लेख मिलता है। अलग अलग व्यवसायियों ने अलग अलग संगठन बना लिया था। मतलब जो कुछ शिल्पी होते थे उनका अलग संगठन होता था, और जो कपड़ा उद्योग करते थे उनका अलग संगठन होता था, ठीक है। तो इस तरह जो है अलग अलग संगठन होते थे जिन्हें हम क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे।
और श्रेणियों का जो श्रेष्ठ मतलब जो श्रेणियों का जो श्रेष्ठ जो या प्रधान बनता था, मतलब पूरी एक संगठन होता था, वो अपने में से किसी प्रधान को चुनता था, उसको क्या कहते थे, जेथक कहते थे। क्या कहा जाता था, जेथक कहा जाता था। और इन सभी श्रेणियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट श्रेणी है वो थी व्यापारिक संगठन या व्यापारिक श्रेणी। जो व्यापारिक श्रेणियों का प्रधान होता था उसे कहा जाता था सार्थवा कहा जाता था। और जो व्यापारिक श्रेणी थी ना, वो बैंक की तरह भी कार्य करती थी। एक्चुअली में उसमें जो किसी को भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी तो उसको क्या करती थी, पैसे देने का भी काम करती थी। और जो वस्तुओं वो मूल्यों का मूल्य मजदूरी भी तय करती थी। मतलब जो व्यापारिक संगठन है, जैसे कि आज एमएसपी डिसाइड होता है ना, ठीक वैसी जो आज उसमें जो एमएसपी डिसाइड करने का काम कौन करता था, तो व्यापारिक वर्ग करता था। और जो मजदूरी दिहाड़ी, जैसा कि आप कहते हो कि हमारे सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि अब जो है मनरेगा की दिहाड़ी इतनी % बढ़ा दी गई है, 200 रुपये कर दी गई है। ठीक इसी तरह जो उसमें भी जो मजदूरी की दिहाड़ी तय करने का अधिकार किसके पास था, तो व्यापारिक वर्ग के पास था। मतलब उसमें बहुत सारे संगठन या श्रेणियाँ होती थी, जैसे कि धार्मिक श्रेणियाँ भी होती थी, व्यावसायिक श्रेणियाँ होती थी, और जिनके अलग अलग अपने अपने कानून और नियम होते थे। और जो उस समय का जो फेमस जो व्यापारिक केंद्र था वो था वाराणसी। ठीक है। और इसी काल में जो 3 बड़े फेमस बंदरगाह हुए वो है भुड़ैच, सोपारा और ताम्रलिप्त। अब इनको जो है हम मैप में इनकी लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला जो बंदरगाह था वो था भुड़ैच या भुड़ौच, जो भी आप कहें। आपके सामने जो मैप है ना, एक गुजरात का मैप है, और ये जो आपके सामने समुंदर दिख रहा है इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ खंबात, और ऊपर है गल्फ ऑफ कच्छ। तो गल्फ ऑफ खंबात में के तट पर स्थित था भुड़ैच, और भुड़ैच जो था नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। नर्मदा नदी आपको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। लगभग जो दक्षिण भारत की नदी है ना, वो दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। एकमात्र 2 नदियाँ हैं जो सबसे लंबी हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी के ही तट पर है भुड़ैच। और अगर तापी की नदी के तट पर कौन सा इंपॉर्टेंट जो शहर है वो है सूरत। ओके। नेक्स्ट जो बंदरगाह थी जो द्वितीय नगरीकरण के समय में जो बहुत फेमस थी वो थी सोपारा। सोपारा जो है हमारे महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है ना, उसी स्टेट के तट पर जो समुद्र अरब सागर में जो है, अरब सागर आपको पता है महाराष्ट्र जो अरब सागर की ओर खुलता है, तो उसी तट पर है सोपारा। और जो तीसरा बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त आपको पता है ये बांग्लादेश है। यहाँ पर आप बाउंड्री अगर ध्यान से देखोगे तो बांग्लादेश की आपको बाउंड्री दिख जाएगी, और आपको पता है बांग्लादेश के जो साथ जो हमारा राज्य अपनी सीमा टच करता है वो है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है ताम्रलिप्त। ठीक है। ताम्रलिप्त भी जो द्वितीय नगरीकरण जो 600 ईसा पूर्व या बुद्ध काल का जो एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था। तो गाइस ये था द्वितीय नगरीकरण। तृतीय नगरीकरण भी होता है, बट वो होता है जब तुर्कों का भारत में आगमन होता है और इल्तुमिश के काल में, उसमें जो है तृतीय नगरीकरण होता है। हम उसको उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना है गाइस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। एक्चुअली में आप देखोगे कि मेरे जो लेक्चर होते हैं उसमें पिक्चर में ज़्यादा यूज़ करता हूँ और लिखता कम हूँ, क्योंकि जो पिक्चर है ना उस हिस्ट्री में अगर आपको सबसे ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म टाइम तक जो है हिस्ट्री को अपने माइंड में रखना है तो आपको पिक्चर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।